नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नीलेश सर। वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। आज हम लोग आ गए हैं अपने क्लास 10th का दूसरा चैप्टर लेके, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर नहीं बे, दूसरा लेक्चर लेकर आ गए हैं। किसमें? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो यार बच्चा, हमने यार पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था? तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था, आई थिंक सारा का सारा खेल पढ़ लिया था चार्ज के ऊपर। चार्ज के बाद हमने क्या पढ़ रखा था? चार्ज के बाद हमने क्या पढ़ा था? कंडक्टर पढ़ा था, इंसुलेटर पढ़ा था। ये सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अब जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उस चीज़ को हम स्टार्ट करेंगे हमारे करंट के साथ। ध्यान समझना। अब हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज बेसिकली करंट? क्या होता है? ध्यान से समझना। करंट क्या होता है? तो करंट की जो बच्चे हमारी डेफिनेशन हमसे कहती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। बेसिकली कहते क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक, जब हम चार्ज को किसी रेट से फ्लो कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। आगे अगर हम इसमें करें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई या डिनोटेड बाई आई। इसको बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट बेसिकली हमारा क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो करंट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो करंट का हमारा फॉर्मूला कहता है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमको क्या दे दिया? ये हमको वैल्यू दे दी करंट के बारे में। तो सर, हमने एक छोटा सा फॉर्मूला और देखा है करंट का। अगर हम क्वांटाइजेशन के टर्म्स में निकालेंगे तो हमको करंट क्या मिलेगा? तो समझना। तो I इज इक्वल टू क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एन ई बाई टी। यस सर, ये भी एक हमको फॉर्मूला मिल सकता है, कोई दिक्कत। और सर, अगर मुझे यहाँ से वापस चार्ज की वैल्यू चाहिए तो चार्ज Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। फिर हम क्या करेंगे? हमारे करंट से हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? टाइम को। तो हमको जो मिल जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम चार्ज को भी कर लिए और हमारे छोटी छोटी बातें जान ली। अब यहाँ से अगर हम एक बहुत मज़ेदार बात पढ़ें तो एक छोटा सा सवाल पूछता है, जिस सवाल का हमसे नाम है कि व्हाट इज 1 एम्पियर। क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज 1 एम्पियर। सर, ये एम्पियर क्या है? देखो, एम्पियर का मतलब क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमको दिया हुआ है। तो इस क्यू बाई टी का जो फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं हमारा कूलम। इसकी ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। तो हमारा जो कूलम पर सेकेंड है उसी को कहते हैं एम्पियर। यही हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी वैल्यू दी थी, है ना? समझ रहे हो? कोई दिक्कत यहाँ तक यार आई थिंक होनी भी नहीं चाहिए किसी को कोई दिक्कत। छोटी छोटी बातें हैं, मस्त पढ़ते रहो, कोई दिक्कत। ठीक, व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर का देखो साधारण सा मतलब है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर की वैल्यू कहेंगे। कि 1 एम्पियर का मतलब क्या हो गया? कि 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, उसको हमने क्या कह दिया? 1 एम्पियर कह दिया। बहुत छोटी सी बात है। आइए, यहाँ तक बातें सबको आई हो, समझ में आ गई? अब एक छोटा सा नोट लिखते हैं। नोट, सर नोट ही तो दिलाएगा नोट। हाँ यार, नोट ही दिलाएगा, खूब ढेर सारा नोट। थोड़ी सी यार तबीयत गड़बड़ चल रही है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ मेरी दबी हुई है, थोड़ा एनर्जी कम है। देखो ध्यान से बोलना। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है, याद रखना। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर होता है। इस बात को भी याद रख लेना
ये दोनों हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर, 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर, 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक है, ये बातें हमको सर समझ में आ गई, छोटी छोटी बात है। अगर सर एक बात बताओ, हमसे इस वाले कंसेप्ट से क्या 1 कूलम की बात नहीं कह सकता है क्या? सर बिल्कुल कह सकता है। सर अगर हमसे कहे 1 कूलम तो इसका क्या मतलब होगा? जब हमारा 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट से मल्टीप्लाई हो जाए 1 सेकेंड में, तो इसको हम क्या कहेंगे? हमारा 1 कूलम। यहाँ से हमको मिल गई 1 कूलम की बात। ठीक, ये देखो बहुत छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, मज़ा आ जाएगा। तुम यहाँ तक एकदम बातें समझ में आ गई। आई होप हर बच्चे को ये बात छोटी 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 समझ में आ गई। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैं तुम लोग एक मज़ेदार बात बताऊँ। अगर मैं तुम लोग एक मज़ेदार बात बताऊँ तो तुम लोग को मज़ा आ जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा करंट की क्वांटिटी पे खेलना चाहता हूँ। सर क्या मजाक कर रहे हो? देखो मैं समझाना चाहता हूँ तुम लोग को थोड़ा सा NTSC लेवल पे कि असलियत में यहाँ पे खेल बच्चा क्या है। तो समझना, रियलिटी में देखो हमने क्या मान लिया कि करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। चलो हम मान लेते हैं और थोड़ा सा इसमें डिटेल एनालिसिस करते हैं, डिटेल थोड़ा सा चलता है। देखो सवाल है हमारा क्वांटिटी ऑफ करंट। क्वांटिटी ऑफ करंट। अब देखो क्वांटिटी में हमको हमारी 2 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया गया। एक बताया गया हमारा स्केलर क्वांटिटी, दूसरा बताया गया हमको वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है बच्चों जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता है। तो ऐसी टाइप ऑफ क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? हमारा स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बच्चों ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, एज वेल एज वो हमारे वेक्टर के 4 लॉज को फॉलो करता है। सर वो 4 लॉज क्या हुआ? 4 लॉज का है मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमारे 4 लॉ हैं। सर फिर से देखो, वेक्टर में हम बता देते हैं, वेक्टर में कि अ क्वांटिटी which have both magnitude and direction as well as it follows the 4 vector laws। 4 वेक्टर लॉ, और वो 4 वेक्टर लॉ हमारे क्या क्या हैं बच्चे? पहला लॉ है हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, दूसरा है हमारा वेक्टर लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन, ठीक। तीसरा है हमारा, तो देखो ये बेसिकली जो तीसरा वाला है वो मल्टीप्लिकेशन का ही लॉ है, उसको हम 2 चीज में कैटेगराइज करते हैं। एक है हमारा डॉट प्रोडक्ट, चौथा है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारे 4 लॉस की हमने बात कर दी। तो देखो ध्यान से समझना जो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। मान लो ये हमारे पास कोई वायर है, ठीक। सपोज दैट इधर से हमने 3I का करंट डाला, इधर से हमने 2I का करंट डाला, तो इधर कितना गया? दैट इज
3i प्लस 2i का करंट गया बच्चों, 3i प्लस 2i का करंट गया, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, अबे मर गए हो क्या सबके सब, गया ना। तो इसको टोटल हमने क्या कहा 5i। अब इसी तरह हम अगर ये कर दें कि यहां पे भी और यहां पे भी, यहां पे भी हमने डाला, इधर से डाला सपोज करो 3i का करंट, ठीक है, सॉरी नॉट इधर से 3i नहीं डाला, इधर से हमने डाला 5i का करंट, इधर चला गया 2i। तो बच्चा इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा हमारा 3i जाएगा ना। तो हमने यहाँ पे किया क्या, 5i माइनस 3i बराबर, सॉरी 2i था ना, 2i बराबर कितना हो जाएगा 3i, यही हमको देगा, पक्की बात है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना, जब हमने इसको ऐड किया तो क्या यहाँ पे हमने कोई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज किया। सर पहले तो ये बता दो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या हो रहा है। देखो किसी भी दो वेक्टर को जोड़ने के लिए जिस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट, और उस रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये होता है नहीं होता है। अरे मेरी बात हाँ या ना में जवाब दे दो भाई, मेरी बातों का जवाब दे दो हाँ या ना में, पक्का इतना ही होता है ना। तो क्या जब मैं इसको जोड़ रहा था तो क्या हमने ये इस फॉर्मूले का यूज किया, नहीं किया। क्या हम घटा रहे थे तो यहाँ पे हम क्या वेक्टर का लॉस का यूज किया, नहीं। लेकिन ध्यान से समझना, जब हम यहाँ से 3i का करंट डाल रहे थे और इधर, तो बेसिकली हमसे कहता क्या है करंट, कि मैग्नीट्यूड अगर होता या स्केलर क्वांटिटी होती तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे रहती, डायरेक्शन पे डिपेंड तो करती नहीं। और अगर वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है तो करंट को बेसिकली बच्चा कहाँ जाना चाहिए, इधर की तरफ जाना चाहिए। ये एंगल डेविएट करके डायरेक्शन तो चेंज करना नहीं चाहिए। सर मतलब करंट में डायरेक्शन है, वायर अलग अलग डायरेक्शन में लगता है, मतलब हमको करंट की अलग अलग डायरेक्शन मिलती है, हाँ मिलती है। सर इस हिसाब से तो वेक्टर होना चाहिए। अरे कैसे हो जाएगा भैया, किसी भी चीज को वेक्टर होने के लिए उसके वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का होना जरूरी है। अगर ये लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है तब तो ये वेक्टर भी नहीं है। तो सर ये कैसी क्वांटिटी है। अब मैं अगर तुमको सच्चाई बताऊं तो रियलिटी में जो करंट है हमारी वो एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर, सर ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एक ऐसी तीसरी क्वांटिटी है। वेक्टर के बारे में आपने पढ़ लिया, स्केलर के बारे में आपने पढ़ लिया, ये जान लीजिए टेंसर। तो टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि बोथ वेक्टर और बोथ स्केलर होती है, या नॉर वेक्टर नॉर स्केलर होती है। तो ऐसी टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। बोलो आई बात नहीं समझ में, पक्का। अरे हाँ या ना, अरे आ गया होगा, मेरी बात को समझ लो, पक्का। कोई कन्फ्यूजन भैया। देखो रात में वीडियो बना रहा हूँ, देखो 2-2:30 बज रहे हैं, माहौल एकदम गर्म है, सब सोच के हैं मेरे घर पे, मैं कोचिंग में हूँ, मस्त आराम से सेट लेक्चर्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप तुम लोग भी मुझे सपोर्ट करो यार, ठीक है। पढ़ो, 11-12 के भी लेक्चर्स पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, समझे बच्चों। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि हमारा जो करंट होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो हमारी एक टेंसर क्वांटिटी होती है। भैया देखो टेंसर क्वांटिटी क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी या तो वो बोथ स्केलर बोथ वेक्टर हो, या तो नॉर वेक्टर नॉर स्केलर हो, मतलब उसके अंदर वेक्टर को भी क्वांटिटीज हो, मतलब क्वालिटीज हो, या स्केलर के भी क्वालिटीज हो। दोनों की अगर क्वालिटीज है तभी वो टेंसर कहलाएगा, या दोनों की क्वालिटीज नहीं है तब भी वो टेंसर ही कहलाएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द बेसिकली टेंसर क्वांटिटी। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आए स्केलर, वेक्टर, टेंसर या नन ऑफ दीज, अगर ऑप्शन में टेंसर है तब आप टेंसर पे क्लिक मारोगे, ऑब्जेक्टिव पे टिक मारोगे, आगे बढ़ोगे। अगर उसमें टेंसर नहीं दिया है, स्केलर वेक्टर के टर्म में दिया है, तो आप उसमें कैसी क्वांटिटी मारोगे, स्केलर क्वांटिटी मारोगे। बोलो आया नहीं आया, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार,
बहुत शानदार, समझ आ गया सर, यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे सर, क्वेश्चन करेंगे। तो चलो बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल करते हैं। मैं यहाँ पे मस्त क्वेश्चन लिखता रहूँगा, क्वेश्चन के बाद एक एक का सवाल हम लोग सॉल्यूशन करते रहेंगे। तो समझते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल हमसे क्या कहता है, पहला कह रहा है अ कंडक्टर कैरीज a current of 0.2 एम्पियर। मतलब एक कंडक्टर है जो कितना करंट कैरी कर रहा है, 0.2 एम्पियर। ठीक है, आगे लिखते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज that will pass through the cross section of the conductor। ठीक है, इन 30 सेकेंड। कितने टाइम में कर रहा है भाई, ये 30 सेकेंड में कर रहा है, इसकी बात की ध्यान रख लेना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस टाइम interval if the charge on one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। मतलब अगर हमको चार्ज की वैल्यू कितनी दे दी है एक इलेक्ट्रॉन की, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो हम अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना। देखो बहुत आसान सवाल है। जब आपको सवाल करने कुछ ना आए तो समझ लेना सबसे पहले आप इसमें क्या देखोगे, मसाला देखोगे। सर मसाला का मतलब क्या है, हम समझे नहीं। देखो मसाला का मतलब होता है बच्चा कि इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले हमको दिया है करंट, आई की वैल्यू दी हुई है 0.2 एम्पियर। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको दी हुई वो टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड दिया हुआ है। तीसरी चीज हमको क्या दिया है सर, बस इतना ही दिया है। मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है हमको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब सुनो, हमको निकालना है चार्ज। हमको पता है सर Q इज इक्वल टू आई इंटू टी कराएंगे तो चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई करा दो, कितना है 0.2 इंटू 30, आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 6 कूलम। चार्ज की वैल्यू मिल गई। तो आपको निकालना क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चा निकालने का ना सबसे बेहतरीन तरीका है। क्या है सर बेहतरीन तरीका? देखो बेहतरीन तरीका ये है कि हमको पता था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज इक्वल टू एन, तो N इज इक्वल टू Q बाई ई। अरे आया ना। और अभी हमने Q की वैल्यू कितनी निकाली, 6 कूलम निकाली। अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बात समझ गया? दिस इज 3.75 इंटू 10 टू द पावर 19। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे भैया, मतलब इतना ज़्यादा हमारा चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। बोलो हाँ या ना। सर समझ में आ गया। अब आते हैं एक बहुत ही मज़ेदार से छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे से टॉपिक पे। अब जो हमारा टॉपिक है बच्चों उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये सुना सुना लग रहा है, चलो तो हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ठीक, तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम किसको जानेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली बच्चे है क्या, बहुत शानदार सी चीज़ है, आसान सी चीज़ है। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, ठीक, और हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन में कि ये चार्ज पार्टिकल अपने अंदर से कुछ निकालता है जिसको हमने कह दिया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या निकालता है, हमने जिसको कह दिया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या हमने उसको कह दिया इलेक्ट्रिक लाइन, ये निकालता है, इलेक्ट्रिक लाइन निकालता है। भाई एक एक करके बहुत आराम समझना चाहिए, वो बहुत मज़ेदार चीज़ है। हमको पता है तुम लोग को थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन क्या करोगे, पहली बार पढ़ रहे हो ना, हम भी पढ़े थे तो 10वीं क्लास में हमको भी लगा था। और यार तुम लोग तो यार वैसे भी 30% रिड्यूस सिलेबस पढ़ के आ रहे हो, तुम लोग तो वैसे भी 30% रिड्यूस सिलेबस पढ़ रहे हो ना। एनसीईआरटी इतनी थी हमारे टाइम पे, तुम लोग पे इतनी कर दी गई। एक तो तुम्हारे टाइम पे तो एनसीईआरटी भी ख़त्म कर दी गई, सिलेबस कम कर दिया गया। अरे यार तुम आईआईटी या मेडिकल का पेपर देने जाओगे, 11th-12th का सिलेबस पढ़ोगे तो कैसे करोगे। ये जो तुम लोग को बड़ा कूल लग रहा है ना कि नहीं सर हमारा सिलेबस कम हो गया है, हमको बड़ी मज़ा आएगा सर, नंबर मार देंगे। अरे बहुत सजा है। चलो उनके लिए तो ठीक है जिनको कॉमर्स लेना है, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है जिनको आगे चल के साइंस लेना है, और जिनको भविष्य में जेईई या नीट की तैयारी करनी है, जिनको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, रिसर्च सेक्टर में जाना है, साइंस के क्षेत्र में कुछ बढ़िया करना है। सर बर्बाद हो जाएंगे हम तो। अरे हो ही जाओगे, जैसे हम भी तो हो गए थे। हमारा देखो 10th हुआ था 2012-13 में, ठीक है, तो उस 13-14 में हुआ था, 14-15 हाँ ऐसे ही चल रहा था। तो हमारा जो रिज़ल्ट होता था वो CGPA सिस्टम में आता था। किस में आता था, CGPA। तुम्हारे घर में बड़े भैया दीदी लोग होंगे ना, तो उनसे पूछना जो 2012, 13, 14, 15, 16 के आसपास 10th या 12th पास हैं उनसे, तो इतना बड़ा रिजल्ट आता था, इतना बड़ा, और इतना बड़ा, मतलब ऐसे कुंडली खोल दो। अब इतने बड़े रिजल्ट में क्या होता था, 10th क्लास की मैं बात बता रहा हूँ अपनी, तुम लोग 10वीं वाले हो तो ध्यान समझना भाई, इतना बड़ा रिजल्ट होता, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम्स ज़्यादा थे, उसमें मार्क्स की कोई तुलना नहीं थी, उसमें सब्जेक्ट्स का कोई बात नहीं था, कुछ ज़्यादा नहीं था। एक छोटा सा सेक्शन था जिसमें फिजिक्स, अरे साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल, कंप्यूटर ऐसे दिया था, और उसमें ग्रेडिंग सिस्टम 10 से दी गई थी। किसी का 7.2 आया है, किसी में 6.4 आया। तो मेरा जो 10th क्लास में रिजल्ट है दैट इज़ सिर्फ ओनली 6.4 CGPA, 10 में से 6.4। अब देखो सर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर जिसका 6 है क्या उसको, जिसका मतलब पूरा का पूरा 10 आ रहा है क्या उसको 100% रिजल्ट है? नहीं, उसको 100% रिजल्ट नहीं है। उसका रिजल्ट हमारे 10 CGPA को, मतलब जो भी आपका CGPA आएगा उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो मतलब अगर किसी का 97% भी आया है तो भी उसका 95% आएगा। तो ये सब बहुत धांधलीबाजी थी, तो बहुत बेकार कर दिया था CBSE ने। क्या हम बताएं, हम लोग तो बहुत परेशान हो गए थे। खैर अब सुने हैं तुम लोगों में बोर्ड हट रहा है, लेकिन कभी भी बोर्ड हटने पे ट्विटर ट्रेंड ना कराने लगना, समझे। चल ध्यान दे, इधर दे। अब ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से एक एरिया माहौल डेवलप करा जिसको हमने क्या कहा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। और ये हमारा क्या था भाई, इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन। और इसका जो पूरा माहौल बना उसको हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड माहौल। अब समझना यहां पे खेल क्या था। यहां पे हुआ कि कोई एक छोटा टेस्ट चार्ज इससे अनंत दूरी पे रखा हुआ है, डिस्टेंस कैसी, इनफाइनाइट। तो अगर हम किसी इनफाइनाइट पॉइंट से इस चार्ज को इस फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन कर रहे हैं वो हमारा पोटेंशियल होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हुआ
पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई यूनिट चार्ज W बाई क्यू। तो यहां से वर्क कितना होगा, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू चार्ज। ये हमको हमारा वर्क डन मिल गया। तो अगर पोटेंशियल की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, जूल पर कूलम, दैट इज जूल पर कूलम इसकी क्या होगी एसआई यूनिट, और इसी को कहते हैं वोल्ट। इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट। पोटेंशियल कि भाई आप बहुत दूर से एक चार्ज को उठा के अपने ही फील्ड में ला रहे हो, तो उसमें जो आपने वर्क किया उस चार्ज को लाने के लिए वो आपका पोटेंशियल होगा। अब जैसे मान लो तुम्हारी कोई बढ़िया सी खूबसूरत सी सेटिंग है, ठीक, अब तुम उसको लेकर अटलांटिका भाग गए बहुत दूर, उसके पापा को पता चल गया कि तुम उनकी बिटिया को लेके मस्त बहुत दूर अटलांटिका पे भाग गए हो। तो अब वो अपनी बिटिया को अटलांटिका एक लगभग मान लेते हैं अनंत दूरी है, इनफाइनाइट दूरी है, वहाँ से यहाँ लाने में जो वो काम करेंगे अपनी बिटिया के ऊपर, मतलब काम किस पे हो रहा है, चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो क्या कहलाएगा, उनका पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है। अब सर हम किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाते हैं क्या? नहीं, हम कभी भी किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। हम जब भी कैलकुलेट करते हैं हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देखो डिफरेंस की बात क्या है, यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या है, इनफाइनाइट। तो जब हमको इनफाइनाइट डिस्टेंस पता ही नहीं है तो हम निकालेंगे क्या उसमें से, क्या निकालेंगे, हमको एक दूरी पता ही नहीं है। इसलिए हम हमेशा किसकी तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ जाते हैं। तो सर डिफरेंस में क्या होता है, देखो डिफरेंस में कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सी बात है। जो आप किसी पॉइंट, यहां मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, यहां हमारा कोई पॉइंट बी है, तो इस ए से बी पे चार्ज ले जाने के लिए, टेस्ट चार्ज को ले जाने में जितना आप वर्क डन करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, VB माइनस VA बराबर W बाई क्यू, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। इसको हम क्या कहेंगे, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि VB माइनस VA आपको क्या दे देगा, पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, ये हमारा क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर सर हमको इसका डेफिनेशन हमारे स्कूल में लिखने को दे दे तो क्या कहेंगे, बहुत साधारण सा इन्वर्टेड कॉमा में आप आराम से लिख लीजिए, क्या कहेंगे, वर्क डन बाई यूनिट टेस्ट चार्ज, किसी टेस्ट चार्ज पे होने वाले काम को हम क्या कहेंगे बच्चों, पोटेंशियल कहेंगे। बोलो यहाँ तक बातें एकदम क्लियर आई समझ में। अब देखो यहाँ पे एक सवाल और आता है, व्हाट इज 1 वोल्ट। तो देखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल पर 1 कूलम, इसको हम कहेंगे 1 वोल्ट। दिस इज अवर, अगर आपसे स्कूल में पूछ दिया तो व्हाट इज 1 वोल्ट, तो आप ये क्या कहोगे, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की हमारी डेफिनेशन यही है भाई, समझे, कोई दिक्कत यहां तक, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी सबको। जूल पर कूलम भी कहते हैं, पक्का ना। आगे चलें, कोई कंफ्यूजन वाली बात, नो सर, नो कंफ्यूजन, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही बेसिक सी बात है जिसके लिए हमको पढ़ना है ये चैप्टर। और इस चैप्टर में जो सबसे मस्त चीज पढ़ेगा ना यार अपन, अब पढ़ेगा हम लोग क्या, ओम्स लॉ। कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। देखो तो हेडिंग हमको क्या डालनी है बच्चों, ओम्स लॉ। ओम्स, अरे देख ले भाई ये एच है मेरा, ओ एच, ओम्स लॉ, इसको ध्यान देना। देखो ओम्स चचा ने हमको ये बताया कि पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लें भाई,
हाँ सर लिखवा दीजिए, क्या पता बोर्ड वोर्ड में आ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लिखो, इफ फिजिकल कंडीशन like temperature, etc. of a conductor are kept uncharged are kept the strength of current flowing through it is directly proportional to the potential difference across its end। देखो इतनी बड़ी जो मैंने डेफिनेशन लिख दी, इसका मतलब क्या है यार, देखो समझना। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे हमारा करंटवा भी अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, तो यार इसका मतलब सिंपल सा है कि जैसे जैसे करंट में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे तो करंट बढ़ता जाएगा ना। जैसे जैसे आप क्या क्या बढ़ाते जाओगे, क्या बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट तो अपने आप बढ़ेगा ना। लेकिन एक बात बताओ, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपने बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया तो आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ब्लास्ट करके ड्राम। मान लो अगर फ़ोन है तो फ़ोन को आप एक लिमिटेड पोटेंशियल डिफरेंस ही दोगे ना, मतलब लिमिटेड वोल्टेज ही दोगे ना कि उतने वो चार्ज हो, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा भाई। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा ना। हाँ सर ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट मिला, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू आर। ये जो R है इसको कहते हैं कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को नाम दिया गया रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया बच्चे, रेजिस्टेंस। इसको क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस। ठीक, बात समझ में। अब सर रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक ऐसा मटेरियल है, एक मटेरियल नहीं है, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कर देती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, विरोध कर देती है, रोक देती है। मतलब अब सर ये काम कैसे करता है, भैया ये काम करता है पता है कैसे, एक डिवाइस की मदद से जिसको कहते हैं रजिस्टर। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम लगाते हैं रजिस्टर, जिसकी वजह से ये प्रोसेस डील होती है रेजिस्टेंस। आई बात समझ में। तो यहां पे एक छोटा सा ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं VI का ग्राफ। ये हमारी V की एक्सिस, ये हमारी I की एक्सिस। तो भैया V और I आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनका जो ग्राफ बनेगा दे ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा आपको रेजिस्टेंस को बताएगा। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V बाई I। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा हमेशा किसके बराबर होगा, V बाई I के बराबर होगा।
समझ गए नहीं समझ गए? तो रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे हम समझ लें कि रेजिस्टेंस हमारा क्या है, इट इज द प्रोसेस विच ऑब्स्ट्रक्ट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इट इज अ प्रोसेस which obstruct the rate of flow of charge. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हमारा ये क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब रोक देता है. बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज हम पढ़ते हैं, ध्यान से समझना कि रेजिस्टेंस को बेटा रिप्रेजेंट किससे किया जाता है. रेजिस्टेंस को देखो रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे 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 ऐसे. ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे रेजिस्टेंस का, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम्स. एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, ओम, OHMS, जिसको डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. इसके बाद एक छोटा सा हम चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है रजिस्टर. रजिस्टर क्या है भाई? रजिस्टर एक डिवाइस है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में लगाया जाता है. इट इज अ डिवाइस which is used to obstruct the rate of flow of charge. ये हमारे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, या करंट. ठीक, रजिस्टर हमारा कैसा है, एक डिवाइस होता है जो हमारे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, डिक्रीज करता है. अब इसके बाद एक चीज बच्चों और पढ़ देते हैं, हमेशा ध्यान रखना, बहुत मजेदार बात मैं बताने जा रहा हूं रेजिस्टेंस के बारे में. ठीक, नोट करके लिख लो. रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I. यही है ना? अब ध्यान से एकदम समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा. मतलब ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये नीचे हमारा क्या है, करंट. ठीक, मतलब अगर हमको रेजिस्टेंस का पता करना है तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस से हमको माइनस कर दे. पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से माइनस कर दे तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस पता चल जाएगा. अब बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे भी एक सवाल आ सकता है, व्हाट इज 1 ओम? तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 1 एम्पियर करंट. इसको भी हम क्या कह सकते हैं, 1 ओम. ठीक है, यहां तक एकदम बातें आपको समझ में आ रही है भाई? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी बात आ रही. अब देखो, इसमें हम एक चीज और पढ़ते हैं जिसका नाम है बच्चा रेजिस्टिविटी. एकदम ध्यान से समझना. हेडिंग डाल लो, रेजिस्टिविटी. देखो, रेजिस्टिविटी हम पढ़ा देते हैं आज. रेजिस्टिविटी तक ही आज हम लोग इस वाले लेक्चर में करेंगे. अगले लेक्चर में आएंगे तो हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लेके आएंगे, सीरीज एंड पैरेलल. अब देखो, रेजिस्टिविटी क्या है बच्चा, समझना बहुत ध्यान से, मजेदार बात है. सपोज करो ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर. ये हमारा क्या है भाई, कंडक्टर है. ठीक, अगले क्लास में मैं तुम लोग को एक चीज और बताऊंगा कि किसी भी वायर में करंट कैसे फ्लो होता है. ठीक है, अगली वाली लेक्चर में उसको बताऊंगा. एक थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. ये सारी चीजें मैं अगले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा. ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि स्किप हो गया. ये छोटी छोटी जितनी भी एनसीईआरटी वाली बातें हैं वो बता दूंगा. फिर उसमें थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हीटिंग इफेक्ट वहीं पे लेकर आऊंगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट वगैरह की बातें मैं वहीं पे सबको बच्चों को बताता हूँ. ठीक, तो वो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा कोई वायर है. ठीक है बच्चा, जिसका
हमने मान लिया लेंथ ये है L, ठीक, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो इसका जो रेजिस्टेंस है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे हमारा क्या बढ़ता जाएगा, अरे सॉरी, जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ता जाएगा, रजिस्टेंस। फिर इन्होंने कहा कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, तो R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, कांस्टेंट लगेगा जिसको हम कहेंगे स्पेसिफिक कांस्टेंट या रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो L/A, रो L/A। अब समझना है कि व्हाट इज रो L/A। रो L/A में तो जो रो का फॉर्मूला होगा जिसको कि हम कहते हैं असलियत में रजिस्टिविटी, वो होगा रो इज इक्वल टू RA/L, ठीक है। रो इज इक्वल टू RA/L हमारा किसका फॉर्मूला है, रजिस्टिविटी, और इस रो को कहते हैं रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां तक एकदम बात मजेदार आपको समझ में आ गई, ठीक। यहां तक अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, अगले लेक्चर में हम इसका सवाल भी करेंगे और इसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे। मौज करते रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए ओके।